नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो ये प्रयास है भारतीय अवाम ताकत दल का पूरे देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए, ये जाहिर सी बात है कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है और हमारे देश के लोग भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं, तो माहौल भारतीयता के अलावा कुछ और माहौल भारतीयता के अलावा कुछ और हो नहीं सकता और न होना चाहिए। ये तो आवश्यकता है इस राष्ट्र भारतवर्ष के लिए। लेकिन जो दौर चल रहा है बहुत ही जहरीला किस्म का, उस जहर को हर हालत में समाप्त करना है। यदि अपने राष्ट्र भारतवर्ष को जो स्वरूप इसका होना चाहिए उसमें वो कायम उसको रखना है और अपने सभी भारतीय भाई बहनों को एक साथ, वो भी आपसी श्रद्धा और आपसी सम्मान के साथ रखना है। तो इस जहरीले वातावरण को खत्म करना होगा, समाप्त करके भारतीयता के माहौल को लाना होगा। अब इस विषय में जब इस तरह की बात का जब प्रयास हो रहा है और इसमें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भारत के कोने कोने से इसके महत्व को समझना शुरू कर दिए हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। और एक प्रतिक्रिया शायद महाराष्ट्र से हमारे कोई भारतीय भाई थे, तो कह रहे थे कि ये कांग्रेस से या जीएनपीसी जिसका उसको मूल चरित्र के अनुसार वो जीएनपीसी ही है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस। तो उस कांग्रेस से निजात दिलाने के लिए, कांग्रेस निजात मतलब कि उसकी जो उसके माने घोटाले थे, जो उसने लूट कर काला धन जमा किया था, उस काला धन को लाने के लिए भी और उसके अत्याचारों से निजात दिलाने के लिए ये बीजेपी को, मोदी जी को 2014 में दोबारा जो है 2019 में लाया गया। तो वो कह रहे थे कि जैसे कि अब खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे जो है ये भारतीय अवाम ताकत दल अपनी जनता के सामने रख रहा है, तो उससे ये स्पष्ट हो चला है कि ये कांग्रेस यानी इस देश को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कांग्रेस से निजात दिलाने के बजाय
ये उसी कांग्रेस को की रक्षा कर रहे हैं और उसी को पाल रहे हैं और उसी के सारे यानी जो यानी देशद्रोही यानी गद्दारी, देश के खिलाफ गद्दारी और लूट के और इसी तरह सारे उसके अपराधों को, पापों को ढक रहे हैं और उनके आगे घुटने टेक रहे हैं और कुछ नाम मात्र को ये इनकी नौटंकी जो है कि ईडी का नोटिस दे दिया राहुल को, ईडी का नोटिस दे दिया सोनिया को और माहौल ऐसा, और वो जो है कांग्रेसी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ईडी जो है वो सोनिया गांधी से डर गई, ईडी जो है राहुल गांधी से डर गई। और ये मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं कि कैसे दिखा रहे थे, नहीं ये सारा देखिए सारा नौटंकी, समस्या के समाधान क्या निकालना है, ये बीजेपी जो है किस तरह से इस देश को धोखा दे रही है, इसी बात को कर रहे थे। ये बीजेपी मोदी महोदय जो 2014 में बोले थे कि कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है, इतना लूट करके विदेशी बैंक में काला धन जमा किया है, यदि उस काला धन को लाया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। तो उसी से अंदाजा था कि अरबों खरबों का भी हजारों गुना। और जैसा कि बताया गया कि आज की तारीख में जीएनपीसी के द्वारा जो लूट का जो अमाउंट है, लूट के करके विदेशी बैंकों में जो अमाउंट की है 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़ है। और या उसको मैंने जो दूसरे शब्दों में 16 ट्रिलियन डॉलर, 16 ट्रिलियन डॉलर की लूट है, और जिसके बारे में मोदी जी भी कह भी चुके हैं। ये मैं अपने ओर से कहता हूँ, मोदी जी 2014 के चुनाव प्रचार में बोल भी चुके हैं। आज उस सारे जो उन्होंने बोला था कालाधन के विषय में, इनके लूट के विषय में, आज उस पर मोदी जी की जो है मुंह में दही जम गया है, घी बंद है वो बीजेपी वालों की। और अनाप शनाप ये सब में जो है ये सुधांशु त्रिवेदी से बोला भी गया। सुधांशु त्रिवेदी से छोटी सी बात बोली गई, इस पर टिप जिसको टिप ऑफ द आइसबर्ग भी आप नहीं कर सकते। बोला गया कि इस सुधांशु त्रिवेदी से पूछा गया कि भाई आप बहुत जो है जीजा जी की बात करते थे, जो इन सबों ने जमीन हड़पी है, राहुल और प्रियंका और उसका जो इसका सोनिया का जो दामाद है कौन, रॉबर्ट वाड्रा, इन सबों ने मिल करके हरियाणा के किसानों की जमीन और राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पी है, ये सर्वविदित है। तो उसी के संबंध में ये पत्रकार लोग सिर्फ अपना कंधा साफ करने के लिए, भाई कि किसी ने पूछा नहीं, इसी बहाने को टालने के लिए कभी पूछ देते हैं। और पूछा किससे सुधांशु त्रिवेदी से। वो कितनी बेहयाई वाली जवाब दिया वो सुधांशु त्रिवेदी कि कानून अपना काम कर रहा है। उनके कानून अपना काम का मतलब है कि सोनिया गांधी को बचाना और सोनिया गांधी के दामाद को बचाना, ये थे उसके मंशा सुधांशु त्रिवेदी की। और भारतीय जनता दल उस सुधांशु त्रिवेदी से भी पूछना चाहता है कि यही अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री था, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी ड्रग स्मगलर राहुल गांधी, जो कि इसमें कांग्रेस का वो है मुखिया, अघोषित मुखिया तो है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो, कुछ हो, बगैर कांग्रेस का अध्यक्ष का पद धारण किए वो कांग्रेस का मुखिया है, मुखिया की तरह जो है वो कंट्रोल करता है। तो वही राहुल गांधी
ड्रग स्मगलर के रूप में जब पकड़ा गया बोस्टन अमेरिका में, तो उसको जो ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसको जब बचाया, तो इस अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो है वो कानून, उसने भी कानून के अनुसार काम किया था। और राहुल गांधी को ड्रग स्मगलिंग में से बचाना, यह अपने देश के खिलाफ गद्दारी है। देश के खिलाफ गद्दारी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करके ऐसा किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का ये कर्तव्य नहीं बल्कि उसके कारनामे, क्या वो भी जो है कानून के अनुसार थे? जरा इसको भी वो सुधांशु त्रिवेदी वो बता दें। और जब तक ये अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक रहा, इसका बोफोर्स जो लूट है उसका जो किंग पिन था वो था कोतरोची। ये अटल बिहारी वाजपेयी और उसकी सरकार को मालूम था। वो कोतरोची जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, वो था वहाँ पर। वो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी उस कोतरोची को पकड़वाया नहीं। क्यों? सिर्फ जो है राजीव गांधी को बचाने के लिए। तो ये देश के अभिशाप जो है, मैंने नेहरू हो, इंदिरा हो, राजीव गांधी को बचाने वाले बीजेपी जो है, और उसके ये प्रवक्ता जो है सुधांशु त्रिवेदी जो है, वो बोलते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। और 2014 के चुनाव में मोदी घूम के प्रचार किए थे कि इस कांग्रेस ने इतना लूटा है, और लूट करके जमा किया है कि यदि उस लूट के काले धन को भारत में ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपए आ जाएंगे। हालांकि उनके इस वक्तव्य को जिन्होंने इस देश को लूटा था वो उल्टे उसे मांग रहे थे कि हमारा 15 लाख रुपया लाओ, हमारा 15 लाख रुपया लाओ। उसको इस तथ्य को घुमा दिया। लेकिन भारतीय जनता दल बस उनको, बीजेपी को याद दिला रहा है कि जो आपने कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूट करके विदेशों में काला धन के रूप में जमा किया है कि वो काला धन इस देश में ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-15 लाख रुपया आ जाएगा। बस सही है। आज ये मोदी जी देश बताए ना, जो वादा करके गए तो बताएं कि भाई कि उस काला धन का क्या हुआ। एसआईटी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको भी आपने लागू करके तमगा लूट लिया। उस एसआईटी ने काला धन विषय में क्या किया? कुछ काला धन वो लाई कि नहीं लाई। और जैसा कि हमने पिछले किसी एपिसोड में बताया हुआ था कि हमने खुद 2 चिट्ठियां, 2 पत्र स्पीड पोस्ट से उस एसआईटी के चेयरमैन को मैंने लिखा था कि भाई जो काला धन के लिए जो आपको जो जिम्मेदारी गई थी उस काला धन का क्या हुआ। हमने ये भी उसमें कहा था कि अब तो आशंका हो रही है कि आपकी एसआईटी काला धन ला पाएगी भी कि नहीं, इसमें संदेह हो रहा है। तो उसी चिट्ठी में यह अनुरोध किया गया था कि कम से कम इतना ही, मतलब कि आप काला धन लाइए या न लाइए, अब तो मैंने जिस पर डाउट हो रहा, संदेह हो रहा है, आप तो उस एसआईटी से अनुरोध किया गया था कि आप कम से कम जो काले धन के खातेदार हैं, अकाउंट होल्डर हैं, उनका ही नाम बता दीजिए। उनका ही नाम जो कम से कम यदि सार्वजनिक हो गया, जनता हमारी जान गई, तब भी कुछ कल्याण, काफ़ी कुछ कल्याण हो जाएगा। क्या कल्याण होगा कि जनता, जिनको हमारे देश की जो गरीब जनता है, हमारे देश की जो भोली भाली जनता है,
हमारे जो भोले भाले जो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम है, जिसको अपना मसीहा मानती है, तो उसको जान तो जाएगी कि मसीहा नहीं, ये देश के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक डकैत है। आज भी कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को लोग कुछ लोग मसीहा मानते हैं, गरीबों के मसीहा, ये इसी रूप में अपने को पेश भी करते हैं। तो यदि काले धन के खातेदारों का नाम आ गया होता और उसका भी नाम आता है कि नहीं भाई ये जो है लाखों करोड़ का, और सिर्फ सोनिया राहुल के नाम से 200 लाख करोड़ से ऊपर का काला धन है, देश के इतने बड़े डकैत हैं, तो जनता उनको जान जाती, तो कम से कम उससे निजात पाने की कोशिश तो करती ना। तो मैंने कहा इतनी कृपा आप कर दीजिए। उस SIT से यह भी अनुरोध किया गया था, और उसमें जो कापी जो है इन 2 चिट्ठियों की कापी भी ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडोर्स की गई थी, और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के कर्मचारी से भी अनुरोध किया गया था कि कम से कम ये चिट्ठी एक बार जरूर दिखा दीजिए मोदी जी को। तो वो स्पीड पोस्ट से भेजी गई SIT के चेयरमैन की चिट्ठियाँ की प्रतिलिपि मेरे पास है। मैं उपयुक्त मौके पर अपने पूरे देशवासियों के सामने मैं इसको रखूंगा, और तभी इनकी जो इनकी असलियत जो है कि ये है वोट लिए हैं हमारी आवाम जनता से, इस कांग्रेस वोट लिए अपनी आवाम से, इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप कांग्रेस से निजात दिलाने के लिए। लेकिन वोट लेने के बाद, सत्ता हथियाने के बाद, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद, ये उसी कांग्रेस से इस देश को या ये अवाम को, कौन अवाम जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया, उस अवाम को निजात दिलाने के बजाय आज उसकी चारों ओर से रक्षा कर रहा है। और इसी को तो बोलते हैं, तो इसी संबंध में, इसी बात की जानकारी के आधार पर हमारे जो महाराष्ट्र के भारतीय भाई कहते हैं कि यदि GNPC 100% गद्दार है इस देश की, तो ये बीजेपी जो है इस गद्दार GNPC को बचाने वाली बीजेपी 200% गद्दार है। ये हमारा कहना नहीं है, वो जो भारतीय भाई थे महाराष्ट्र के, और उनका इस तरह का नजरिया मैं समझता हूं, भारतीय ताकत दल भी समझता है कि गलत नहीं है। एक जो अपराध होता है, एक जो अपराध को शह देता है, बल्कि वो ज्यादा अपराधी होता है। जैसे ये शफीकुर रहमान, टेस हसन ने जब तालिबान ने कब्जा किया था, अफगानिस्तान को समर्थन किया था, तो शफीकुर रहमान और टेस हसन से ज्यादा अपराधी हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने ये शर्त दिया शफीकुर रहमान और टेस हसन को तालिबान का समर्थन करने के लिए। लेकिन मीडिया और बीजेपी वाले सिर्फ आक्रमण करते रहे शफीकुर रहमान और टेस हसन पर। ये मानसिकता का, इसी मानसिकता से ये जो है ये हर समस्या को निपटाना इनको नहीं है, हर समस्या को छूना चाहते हैं। बताइए ना, देशवासी ये बता दें, देशवासी बताए मैंने वो देखें, बताना क्या उनको, देखें कि इतनी बड़ी लुटेरी है 12 से 13 लाख करोड़ की ये GNPC, सिर्फ माँ बेटे के नाम से ही जो आज की तारीख में 200 लाख करोड़ का काला धन विदेशों में और इस देश में भी होगा। इस देश में भी 200 लाख करोड़ से ऊपर का काला धन इस देश में किसी न किसी रूप में होगा, या अवैध संपत्ति इत्यादि के रूप में होगा। इतने घातक, इतने बड़े पैमाने पर देश के डकैत ये सोनिया और राहुल को महज 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के हेराफेरी के मामले में वो एक ED का हुआ जो वो चला करके जो है
किस तरह से बचा रहे हैं जो सोनिया राहुल को। और कांग्रेस वाले छाती तान कर बोल रहे हैं, एनपीसी वाले छाती तान कर बोल रहे हैं कि ईडी जो है वो इनसे ईडी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से डर गई। इस तरह से जो है देश की इतनी घोर समस्याओं को इस तरह से सिर्फ समाधान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छू रहे हैं। ऐसे लोग देश के प्रति विश्वासघाती होते हैं। क्या विश्वास दिला करके सत्ता हथियाई और सत्ता पर बैठने के बाद यानी जिन अभिशापों से निजात दिलाने के लिए वो वोट लिया, उसी की रक्षा कर रहे हैं ये। योगी महोदय सिर्फ वो मुख्तार अंसारी के संपत्तियों पर वो चलाएंगे बुलडोजर, कुछ इधर उधर का भी वो चलाएंगे बुलडोजर। और उनके वकील ने तो जाकर के जो है वो हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट की भाई हम इनके खिलाफ नहीं, बल्कि जो अतिक्रमण वाले इंक्रोचमेंट वाले उन पर चला रहे हैं बुलडोजर। तो इन समय का कोई ठिकाना नहीं है बीजेपी वालों का या योगी का या मोदी का। कब क्या कहते हैं, क्या कहलवा दें। लेकिन देश और हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन ये पूछना चाहते हैं योगी महोदय से कि जो बुलडोजर आप चला रहे हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, लेकिन मुख्तार अंसारी को पालने वाला कौन था? मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। उनके खिलाफ भी बुलडोजर आप चलाएंगे और यदि नहीं चलाएंगे तो इस तरह की समस्याओं को सिर्फ छूना है, छू देना है, समाधान नहीं करना है। और इस तरह से और जो इस तरह की समस्याओं को छू करके जो समाधान नहीं करता है, जनता को निजात नहीं दिलाता है, वो जनता के प्रति जो है विश्वासघाती होता है योगी महोदय। और आपकी नाक के नीचे रघुवीर प्रताप सिंह, आपको माफिया दिखा नहीं। गोरखपुर का जो हरशंकर तिवारी तो पता नहीं है कि नहीं, उसका बेटा भी वो भी माफिया है, आपको दिखा नहीं। जौनपुर का जो धनंजय सिंह, आपको माफिया दिखा नहीं। और भदोही का भी कोई मिश्रा करके है, वो बहुत बड़ा माफिया है, वो आपको दिखा नहीं। तो माफियाओं का अंत करना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी समस्या का अंत है। तो इस तरह की समस्याओं में भी जो है आप जातिवाद जो है माने जातिवाद से आप काम ले रहे हैं योगी महोदय। तो कौन सा आप निजात दिलाएंगे, क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, ये दिनेश खट्टिक की जो शिकायत थी कि वो आपका आपके मंत्रिपरिषद का वो एक कलीग है, एक साथी है, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार, दूर बिठाना, वो तो यही शिकायत लेके गया था कि वो अधिकारी भी इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। उसके संबंध में तो भारतीय जनता दल ने कहा कि ये व्यवहार जो है, जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के साथ जो होता है, इसको हर हालत में खत्म करना पड़ेगा। उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के साथ बिल्कुल सम्मान का, और सम्मान का बराबरी के सम्मान का, यानी ऊंचा नहीं, आपसे ऊंचा नहीं, बराबरी के सम्मान का, बराबरी के सम्मान का व्यवहार करना पड़ेगा। खाट पर बिठाना पड़ेगा, और खाट में भी सिरहाने गले लगाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके भारतीय भाई हैं और आप भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं। कोई कह रहा था कि उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के तबके में भी वो जातियों के आधार पर, वो खट्टिक है, कोयरी है, फलाने है, ये है, वो भी एक दूसरे में खान पान नहीं करते हैं। ये बहुत गलत है। बिल्कुल सारी दीवारों को तोड़ करके
पहले वो तबका आपस में जो है सारे आपस में इस तरह की दीवारों को तोड़ करके एक हो, सद्भाव लाए, और फिर जो है भारतीय समाज के अन्य तबकों के साथ वही आपसी सम्मान का व्यवहार, वही आपसी सद्भाव का व्यवहार आना बहुत जरूरी है। और एक बात थोड़ा सा संकेत के रूप में जो मेरे मन में है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय आवाम ताकत दल का यदि शासन आया तो कम से कम जो इस तरह की जो छुआछूत की जो भावना है कि उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ खान पान नहीं करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, उनको दूर बैठाएंगे, ऐसे तत्वों को भारतीय आवाम ताकत दल देश के बाहर कर देगा निश्चित रूप से। कोई भी भारतीय भाई बहन जो है किसी के लिए भी अछूत नहीं, हर एक को सम्मान देना है। ये उसकी एक बेसिक मूलभूत भावना है और उसकी सोच है। और आक्षेप दुख की बात तो ये भी है ना कि जो हमारे इस उपेक्षित और पिछड़े भारतीय भाई बहनों को उचित सम्मान दिलाने के लिए, या उचित जो उनका वाजिब जो सम्मान का जो हक है दिलाने के लिए जो दल आए और बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो भी जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को, और यहाँ तक कि उपेक्षित वो भारतीय भाई बहन जो कि एमएलए और एमपी के रूप में, मंत्री के रूप में जो है जनप्रतिनिधि भी बन गए हैं, उनके साथ भी वो मायावती जैसे लोग जो है बराबरी का सम्मान देने का व्यवहार नहीं करते हैं। बल्कि लोग कहते हैं कि मायावती जैसे लोग जो है एक नए किस्म के जो है वो जमींदार और सामंत साहब बन गए हैं। तो समस्याएं जो है वो जो है बहुत कई रूपों में है। वो बिहार के जितने भी वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कहे जाने वाले, ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो लालू प्रसाद के अत्याचार से भाग करके बसे हुए हैं वो दिल्ली में। जो जातिवाद का उसने घिनौना जो है वो चलाया, इसने साजिश चलाई। और उसी प्रकार जिस प्रकार लालू ने जो है इस तरह से जातिवाद का तांडव और उसका इस तरह से घिनौनी साजिश चलाई, उसे डर करके बिहार में रहने वाले, खास करके जो उत्तरी बिहार के सीतामढ़ी है, आपका ये दरभंगा है, इत्यादि जगहों से वो डर करके और आतंकित होकर के और त्रस्त होकर के वो दिल्ली में आकर के अपना बसे हुए हैं। तो ये लालू के जातिवाद के तांडव का परिणाम है। ठीक इसी तरह से डीएमके के जातिवाद, डीएमके में जो वो था ना करुणानिधि, उसका बेटा है एमके स्टालिन, इनके जातिवाद से त्रस्त होकर के तमिलनाडु में जो रहने वाले जो ब्राह्मण कहे जाने, तमिलनाडु के जो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो त्रस्त और आतंकित होकर के तमिलनाडु के बाहर कर्नाटक में या बंगलौर में या मैसूर में आकर के वो बसे हुए हैं। तो इन सारे जो इस तरह के तत्वों का नाश करना होगा। यदि भारतीय एकता को स्थापित करना है, ये जो घृणा की साजिश चल रही है एक दूसरे के प्रति जो है, इसको समूल जो है वो समाप्त करना होगा। तो ये तो हमको जहाँ तक जानकारी मिली है, वैसे हम और जब उन भारतीय भाई बहनों से हम मिलेंगे तमिलनाडु के, कर्नाटक के और आपके ये केरल के और जो है आपके आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के, तो और भी इस तरह की जो आपसी भेदभाव, आपसी जो है वो इस तरह से नफरत की बातें मिलेंगी। लेकिन इस संबंध में भारतीय जनता ताकत दल बस यही कहना चाहता है कि यदि भारतीय जनता ताकत दल का शासन आता है, कोई भी तत्व किसी भी रूप में यदि वो नफरत
नफरत का वो सोर्स बना हुआ, नफरत का स्रोत बना हुआ है, उसको भारतीय जनता दल इस देश में रहने नहीं देगा, वो बाहर कर देगा उनको। इसलिए कि हर हालत में देश में भारतीयता आधारित एकता लानी है, हर हालत में और हर कीमत पर। और उसी प्रकार का तांडव जो है, ये माने घृणा का तांडव शिवसेना का भी देखा गया है। शिवसेना के द्वारा भी जो घृणा का तांडव किया गया है, उसको भी देश ने देखा है। शिवसेना के द्वारा हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, यानी कभी दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो सब बोला करते कि लूंगी पुंगी बोल करके, उनकी भाषा भी बड़ी गंदी भाषा होती है। तो एक इन समूह ने एक साजिश चलाई, शिवसेना वालों ने हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ लुंगी पुंगी जैसी घृणित यानी शब्दों को बोल करके उनके खिलाफ यानी घृणा का एक जो है यानी वातावरण वो पैदा किया। फिर इसके बाद और जो है वो मैंने उन समय को शब्द दिया था, मराठी मानुस, ये क्या होता है? उनको आज तक कोई समझाने वाला नहीं मिला कि महोदय ये मराठी नहीं है, ये भारतीय हैं। भारतीय जनता दल को मन में यदि हमारी आवाम के आशीर्वाद से सत्ता आती है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वो ठिकाने लगाएगा और ठीक से समझाएगा कि इस देश में न तो कोई मराठी है, न तो कोई गुजराती है, न तो कोई उड़िया है, न तो कोई बंगाली, न तो कोई पंजाबी, सभी लोग भारतीय हैं। इसलिए भाईचारा जो है भारतीयता के आधार पर स्थापित होना चाहिए और होने की जरूरत है और होना पड़ेगा। लेकिन हम औरों को क्या कहें, आपके जो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, वो खुद अपने को भारतीय नहीं मानते हैं और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी वो भारतीय नहीं मानते हैं। जरा उनको पहचानिए ना, जब भी वो सभाओं को संबोधित करते हैं कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहनों, बराबर बोलते हैं भाई बहनों। जरा इनको बड़े गौर से देखिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया हुआ है और ये बात सत्य है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बराबर बोलते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है, 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। ये साफ दिखाता है कि न तो वो अपने को भारतीय मानते हैं, न तो हमारे सभी हमारे 135 करोड़ या 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों को वो भारतीय मानते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो उस संवैधानिक पद पर, प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, जो संविधान कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसका सरासर उल्लंघन कर रहे हैं मोदी महोदय। ये तो वो, और दूसरा कहीं भी जाएंगे मंदिर में जरूर घुस जाएंगे। ये चरित्र जो है देश को कबूल नहीं है। मोदी जी, आप मंदिरों के प्रधानमंत्री नहीं हैं और उनको भी समझाना है तो कहते हैं कि ये देश जो है धन प्रधान है। गलत। धन प्रधान मतलब कि हिंदुत्व का इसमें गालमेल करो, गलत। धर्म के विषय में भी अब थोड़ा सा के विषय में भी बताया गया है, धर्म के विषय में, कि ये जो है हिंदू सनातन हुआ, इस्लाम हुआ या ईसाई हुआ या सिख पंथ, तो ये जो है ये अधिक से अधिक मजहब हो सकते हैं, रिलीजन हो सकते हैं और सेक्ट हो सकते हैं, या सबसे बढ़िया शब्द है पंथ। ये सब पंथ है, ये सब धर्म बिल्कुल नहीं है। हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म के माने ये होता है कि कर्तव्य,
आपका क्या धर्म है, मतलब आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या फर्ज है, आपका क्या ड्यूटी है। मैंने कई बार ये मैंने कुछ एपिसोडों में बताया हुआ है कि रामानंद सागर वाले जो रामायण देखिए ना, बराबर यानी धर्म की बात कही गई है कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म, तमाम। तो जितने भी धर्म और आजकल जो है वो राजधर्म की भी बात कही जाती है। इसमें ये जो धर्म है, इसका किसी भी पद से कुछ भी लेना देना नहीं। धर्म माने होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, या इसका समुच्चय भी आप भी मान सकते हैं। इसलिए जो धर्म, सिर्फ एक ही धर्म है हमारा, हम सभी 140 करोड़ लोगों का एक ही धर्म है, वो है हमारा राष्ट्र धर्म। और पूछेंगे कि ये राजधर्म क्या होता है? राजधर्म से मतलब अपने राष्ट्र के विषय में और अपनी आवाम के विषय में, दोनों के विषय में चिंतन करना कि हमारी आवाम कैसे सुखी रहे, कैसे आपस में यानी प्रेम भाव रहे, अखलाक मोहब्बत रहे, आपस में भरोसा, ये और हमारा देश कैसे मजबूत रहे, कैसे महफूज रहे, और कैसे मैंने दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर ये जो है विश्व का सिरमौर बन के हर मायने में, मैंने आर्थिक शक्ति के मायने में, और सैन्य शक्ति के मायने में, राजनीतिक शक्ति के मायने में, और सबसे बड़ा चारित्रिक शक्ति के मायने में वो विश्व का सिरमौर बने। इस तरह की चिंता अपने देश के विषय में और अपने आवाम के विषय में भी चिंता कि कैसे हमारी आवाम सुखी रहे, कैसे उसके मुस्कुराते हुए चेहरे सामने आए, स्माइलिंग फेसेस। लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है। आप जाकर देखिए हमारे जो आदिवासी क्षेत्रों में जो हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं, उनकी दशा देखिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले तबकों में आप जाइए, क्या गरीबी है और किस तरह की गंदगी है। हमारे इसी प्रकार वही नहीं और भी हैं जो और भी तबकों में हमारे जो यानी ब्राह्मण कहे जाने वाले, तो कुछ ऐसे भी तबके हैं जो कि काफी गरीब हैं। और वो क्षत्रिय राजपूत कहे जाने वाले में भी कुछ ऐसे तबके के काफी गरीब हैं। तो उनके विषय में तो यही भारतीय जनता दल कह रहा कि एक ईमानदारी मन से उनको जो है जितने भी माने आर्थिक रूप से वो विपन्न हैं, गरीब हैं, उनको आर्थिक मदद दे करके उनको परिश्रम की प्रेरणा दे करके उनको योग्य बनाना है। और योग्य बनाना है आरक्षण की विभीषिका को समाप्त करके। तो ये काम बहुत बड़ा है, लेकिन देश के पास साधन की कमी नहीं है। उस सारे साधनों को एक साफ मन से, ईमानदारी की नियत से जो है इस तरह की समस्या को जो हमारा पिछड़ापन है, उस पिछड़ापन को जात के आधार पर मत करिए। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है, बस बात खत्म हो गई। ये तो जात के आधार पर जो आरक्षण की बात है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप। एक तो भेद विभेद पैदा करता है। आरक्षण का लाभ जो है किसको मिलना चाहिए और किसको मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान करता है कि जो उनकी क्षमता 100% की है, वो उनकी क्षमता 20% या 25% पर भी उसको कुंद कर देती है, उसको कुंठित कर देती है, या अंग्रेजी में बोला जाएगा स्ट्रैंगुलेट कर देती है। जबकि उनकी क्षमता जो है वो जो है 100% की है। जैसे हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, यदि जो ये जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यदि उनको उपयुक्त जो है
आर्थिक मदद दी जाए, आर्थिक वो साधन दिया जाए और उनको परिश्रम करने की प्रेरणा के साथ कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है। इसके साथ ये भी बताना जरूरी है कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हो या कोई भी भारतीय भाई बहन हो, वो काबिल हैं, वो टैलेंटेड है, वो जीनियस है। इस मुल्क का फर्ज बनता है, इस मुल्क सरकार का फर्ज बनता है, व्यवस्था का फर्ज बनता है कि उनके अंदर के टैलेंट को निखार करके उनके टैलेंट को, उनकी जीनियस को, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करें। लेकिन कब होगा? जबकि आप उनको आर्थिक मदद दे करके उनको परिश्रम की प्रेरणा देंगे। ये जो है जात के आधार पर आईएएस बन गया, फलाने बाबू बन गए, इससे काम नहीं चलेगा। यदि वो काबिल होंगे तो अच्छे से अच्छा वैज्ञानिक बनेंगे, वो काबिल होंगे तो अच्छे से अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे से वो काबिल होंगे तो अच्छे से अच्छे राजनेता बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, ये चीज है, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो सत्ता के जो सौदागर हैं, सबसे बड़ा खतरनाक जो है वो सौदागर थी ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रलाल चौकड़ी। उसके बाद ये भी बड़े खतरनाक किस्म के सत्ता के सौदागर हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। वो जीएनपीसी वाले जो है वो क्या करते थे कि इस्लाम आस्था से किसी को राष्ट्रपति बना दिया, दो राष्ट्रपति से बनवाए थे, बनवा करके उनका वोट ले लिया, सत्ता पर काबिज रहे और वो प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री और सत्ता पर वो काबिज रहे और उनको राष्ट्रपति वो बनवा करके वो वोट बटोरा। भारतीय जनता दल इस तरह के छल कपट भारतीय जनता दल का बिल्कुल विश्वास नहीं है। भारतीय जनता दल के विश्वास है कि उनको हम इस कदर योग्य बनाएं कि इस तबके से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे जो है वो इंजीनियर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे जो है स्टेट्समैन यानी राजनेता, सोचने वाले, वो अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, और उसी तबके से बहुत काबिल किस्म के मुख्यमंत्री, काबिल किस्म के मंत्री और काबिल किस्म के प्रधानमंत्री बने। उनको इस तरह से जो है वो सौदेबाजी कि उनके तबके का एक राष्ट्रपति बनवा दिया, वोट ले लिया और प्रधानमंत्री पद पर खुद काबिज रहे, सत्ता पर वो खुद काबिज रहे। इस तरह के छल कपट से दूर भारतीय जनता दल उनको, हमारे इन तबकों को, खास करके हमारे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, सबको इस काबिल बनाने में पूरा यकीन रखता है भारतीय जनता दल। इस तरह के छल कपट से दूर। दूसरे शब्दों में, यदि उदाहरण के तौर पर यदि उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उपेक्षित और पिछड़े जो भारतीय भाई बहन हैं, यानी जिनको सब शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहते हैं, तो वो उपेक्षित और पिछड़े जो भारतीय भाई बहन हैं, यदि इस तरह की व्यवस्था की जाए जो अभी बताया गया है कि जो भी आर्थिक रूप से माने विपन्न है या जिनको जरूरत है, उनको पूरी आर्थिक मदद और परिश्रम करने की प्रेरणा दोनों क्या जाए। हमारे उस तबके से हजारों बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, स्टेट्समैन, राजनेता जो है और देशभक्त किसी भी आ सकते हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से हजारों एपीजे अब्दुल कलाम जो है आ सकते हैं। तो प्रतिष्ठा जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम बनने में है। वो इस तरह का लॉलीपॉप दे करके जो है वो उस तबके से किसी को राष्ट्रपति बना करके सारा वोट लेकर के सत्ता पर जो ये जो बिखरनेकारी ताकतें हैं उस सत्ता पर काबिज रहे। यह देश के साथ जो है बहुत बड़ा छल है।
अब जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित, उतना सम्मानित नहीं है। वो हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि उनको लोग मिसाइल मैन कहते हैं। वो यानी पांचों माने पृथ्वी, आकाश, नाग और अस्त्र, एक अस्त्र भी है, एक कोई और भी है। पांचों मिसाइल जो है, जबकि वो इसरो में वैज्ञानिक थे तो उन्होंने विकसित किया था। और इसी में एक चुटकुला है कि मैंने इस तरह की बातें हैं कि पाकिस्तान जिसमें ये मिसाइलें विकसित कर रहे थे, तो पाकिस्तान का जो राजनीतिक माहौल था या वहाँ का मीडिया कह रहा था कि भारत का एक मुसलमान जो है वो मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान के मुसलमानों को मारने के लिए। तो जो जिसकी मानसिकता है वो तो बोलता रहता है। वो अपने को भी मुसलमान कहते हैं, यहाँ के लोगों को मुसलमान कहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता दल कहता है कि भाई पाकिस्तान मेरा ही हिस्सा है, वो अपने ही भारतीय भाई बहन है। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है ब्लंडर हुआ, वो जो है विभाजन का, जिसके लिए जिम्मेदार जो है यही दोनों दुष्ट रहे हैं, ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय जनता दल और हमारे जैसे कई लोग होंगे जो कि पाकिस्तान में रहने वालों को भी, पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हैं उनको अपना ही भारतीय भाई बहन मानते हैं, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ करके, अतिवादी और आतंकवादियों को छोड़ करके, और जो भारत से दुश्मनी रखने की मानसिकता रखने वालों को छोड़ करके, ऐसे भी है ना जो भारत से हमेशा जो शत्रुता और नीचा दिखाने। तो ऐसे तत्वों और आतंकवादियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, उसको भारतीय जनता दल और भारतीय जनता दल की तरह अन्य भी भारतीय भाई बहन उनको अपना ही भारतीय भाई बहन मानते हैं, पाकिस्तान में रहने वालों को भी, और जो है बांग्लादेश में भी जो रहने वाले उनको भी मानते हैं। इसलिए जो घुसपैठ आए हैं उनको घुसपैठिए न बोल करके वो अपने ही भारतीय भाई बहन है। शर्त यह है कि वो भी अपने को भारतीय समझें। जितने बांग्लादेश से भारत में आए हैं वो लोग उनको घुसपैठिए न माने और वो स्वयं अपने को भारतीय समझें, और आतंकवादी गतिविधियों से हमेशा दूर रहें। कोई आतंकवादी आ भी आता है, उसको तुरंत जानकारी होते ही उसको पकड़ धक्का करके थाने हुआ और रिपोर्ट करना वहाँ के SHO को, DSP को या SSP को। तो इस तरह से आतंकवादी तत्वों का अक्सर मैंने ये देखा गया है कि वहीं पर वो मंडराते हैं और वहीं पर जा करके शरण लेते हैं। ये ऐसी भी रिपोर्टें हैं। तो उसका भी निवारण है कि जो ही जानकारी हो जाए, जो कोई भी आतंकवादी तत्व है या कोई भी अपना आतंकवादियों से इस तरह से बात कर रहा है, फोन से और लैपटॉप से बात कर रहा है, लैपटॉप इस तरह के तत्वों बिल्कुल बेखौफ बेधड़क बगैर किसी डर के, ये बात मैं उनसे कर रहा हूँ कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है, खास करके पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से आए हैं, तो आतंकवादी तत्व को जो ही आपको खबर मिलती है उसको पकड़ धकड़ करके मैंने थाने के हवाले SP को सूचना, SSP को सूचना, इस तरह से जो है एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल का वो निर्माण होगा। और वो सभी जो है न तो अपने को बांग्लादेशी समझे, न बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो हमारे भारतीय भाई बहन, बात खत्म होगी। इसलिए कि जब हमको अखंड भारत की परिकल्पना और उसको जब साकार करना है तो उसका रास्ता यही है, ये और इस सोच के साथ कि देश का विभाजन जो है एक बहुत बड़ा वो राजनीतिक ब्लंडर था, वो बहुत बड़ा अपराध था। और जब हम इस तरह का माहौल बनाएंगे तो एक दिन पाकिस्तान भी मिलेगा, बांग्लादेश भी मिलेगा भारत के साथ। बांग्लादेश को तो जो
बांग्लादेश को तो जो मुजीबुर रहमान थे वो खुद ही ऑफर कर रहे थे कि हम जो है भारत में इसका विलय चाहते हैं। वो तो गद्दार इंदिरा ने जो है इसको उसी प्रकार मिलने नहीं दिया जिस प्रकार उसका बाप जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू तिब्बत को भारत में मिलने नहीं दिया। तो ये गद्दारों का कुनबा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये देश के गद्दारों का कुनबा है। लेकिन आज बीजेपी इसी कुनबे की रक्षा में लगी हुई है। देश को दुख इसी बात का, और इसी कुनबे की रक्षा कोई मोदी जी अकेले नहीं है, ये बीजेपी की परंपरा है, रिकॉर्ड है, इतिहास है उसका। जब उन्हीं के एक कद्दावर नेता, जब ये जनसंघ थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साजिशन जो हत्या हुई और उनके शव को, उनकी लाश को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंका गया, ये जनसंघ वाले, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि वो ये मांग करें कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ इसलिए जो है उन्होंने मांग नहीं की कि इंदिरा गांधी को बचाने के लिए, कि वो इंदिरा गांधी जो है वो बेनकाम ना हो जाए। और फिर वही यही अटल बिहारी वाजपेयी उस इंदिरा गांधी, जिस इंदिरा गांधी ने उन्हीं के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या भी करवाई और उनके शव को अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया, उसी इंदिरा गांधी को ये अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा बोलते हैं। तो जमाने से ये बीजेपी जनसंघ की परंपरा रही है इस खानदान की रक्षा करना, लेकिन बड़ी सफाई से। इस नेहरू की गद्दारियों के विषय में भारतीय जनता दल बराबर बताता है, लेकिन मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और उससे भी जो कि माने देश के लिए दुखदाई है, मोदी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट से वो काम करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट। जब वो बताया गया ना कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी 23 जनवरी को, उस मौके पर कहते हैं कि गुजरात का बहुत गहरा संबंध है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज से। लेकिन किन तथ्यों के आधार पर वो गहरा संबंध है, उसको वो निकल जाते हैं। सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट से काम करते हैं। इन जेएनपीसी वालों ने तो जितने भी देशभक्तों को, इतनी गद्दार है ये जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, मतलब ये जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज या कांग्रेस इतनी गद्दार है कि जितने भी देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, अशफाक उल्लाह हों, खुदीराम हों, सबको जो है वो पृष्ठभूमि में डलवाए थे अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, अपने चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा, अपने चाटुकार इतिहासकारों के गिरोह, माने उसके गैंग के द्वारा, अपने चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग के गिरोह के द्वारा, अपने चाटुकार मीडिया के गिरोह के द्वारा। तो ये 3 गिरोह इसने बनाया था जेएनपीसी ने, मैंने इतिहासकारों का, मीडिया का और बौद्धिक वर्ग का। इसके भरोसे हमारे जो अमर शहीद जिनकी कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ, हम आप सभी को आजादी हो, उसको हमसे ये सब जो पृष्ठभूमि में डलवाए, और इन्हीं तीन गिरोहों के आधार पर ये इनके सारी गद्दारी को पापों को ढकना, एक झूठा जो वो महिमा मंडन इन समूह का वो देश में पूरा जो है उसी का एक वातावरण पैदा किया गया। तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। देखिए इन समूह की कितनी मानसिक बेईमानी है, देश के साथ छल है।
कि देश विभाजन जो है यानी इन्हीं दो गद्दारों ने किया। सिर्फ नेहरू को जो है वो सत्ता सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, ये बात मोदी और मोदी महोदय के सिवा सालारों को अच्छी तरह मालूम है। तब भी जो है इस नेहरू को गद्दार नहीं बोलते हैं। तो जो गद्दारों को गद्दार न कहे वो तो बहुत खतरनाक किस्म का जो है वो गद्दार है इस देश का। और उसके संबंध में विभाजन विभीषिका, तो विभाजन विभीषिका के विषय में न तो गद्दार नेहरू पर बोलना है, न तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पर कुछ कहना है। विभाजन विभीषिका करके एक ऐसा ला करके, क्योंकि इनके पास ये सत्ता पर काबिज है, संसाधन पर काबिज है, सिस्टम पर काबिज, उसके द्वारा एक झूठा औरा क्रिएट करके फिर कुछ वोट बटोर लेना। तो कहा गया कि इन समूह ने तो जो है एनपीसी वालों ने अपने इन तीन गिरोहों के द्वारा हमारे इन अमर शहीदों का और ये क्रांतिकारियों को जो है पृष्ठभूमि में रखवाया। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो शोहरत है, जो उनकी मशहूरियत है, जो उनकी प्रसिद्धि है, इस आधार पर है कि वो इतने बड़े वो वैज्ञानिक थे इसरो के, और इसरो के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने मिसाइल को डेवलप किया। इसलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। और एक अवसर पर, अच्छा उनकी संतान नहीं थी, एक अवसर पर किसी ने पूछा कि साहब आप निसंतान हैं, आपके कोई बच्चा उच्चा नहीं है, तो कैसा लगता है? तो उन्होंने पलट करके तुरंत जवाब दिया, कह रहे क्या कहते हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, वो नाग है, आकाश है, पृथ्वी है, अस्त्र है, एक कोई और है, 5 बच्चे हैं हमारे। वो पूछने वाला पत्रकार जो है वो अवाक रह गया। ये भावना होती है। तो ऐसे महान आत्माओं को जो है पूजने की आवश्यकता है। इसलिए उनकी जो प्रसिद्धि है, वो जो विख्यात हैं, और जो हमारे आपके दिलों में एक सम्मान के रूप में प्रतिस्थापित हैं, सिर्फ आधार पर कि वो एक इतने बड़े वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कर्तव्य निभाया है। तो उस प्रकार के हस्तियां जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आ सकते, बशर्ते उनको उनकी गरीबी को दूर करने के लिए जो है जितने आर्थिक रूप से साधनहीन हैं, उनको आर्थिक मदद दे करके उनको परिश्रम के आधार पर, मेहनत के आधार पर उनके अंदर की जो काबिलियत है उसको निखार करके, तो इससे राष्ट्र में जो है एक माहौल भी आएगा। और राष्ट्र में एक अच्छा माहौल, आपसी सद्भाव का, आपसी प्रेम और अखलाक मोहब्बत का। अब वो कुछ लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी शायद कह रहे थे कि भाई, मैंने ये सुना गया कि ममता बनर्जी कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर जो है काफ़ी जो है हमारा आधार को कमज़ोर कर रहे हैं, और यदि हम राहुल गांधी के साथ हम गए तो हमारी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। भारतीय जनता के दल किसी के राजनीतिक मृत्यु और उसके जीवन के लिए नहीं है। वो ये तो अपने भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि इन अभिशापों से मुक्ति पाइए, वो निजात पाइए। और इस संबंध में यदि ममता बनर्जी का संदर्भ आ रहा है, तो हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल के, एक तो अपने को भारतीय माने, और दूसरे जितने भी पश्चिम बंगाल में रहने वाले और अन्य भारतीय भाई माने, और जो दूसरी आस्था के हैं या हिंदू सनातन आस्था के हैं, उनको भी अपना ही भारतीय भाई बहन माने,
और इस आधार पर भाई एक जो है एकता, आप आपसे इखलाक मोहब्बत जो है स्थापित करें। तो और जब इस तरह के माहौल को पैदा करेंगे, स्थापित करेंगे, तब उनको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि यह ममता बनर्जी कितनी बड़ी अभिशाप है। तो किसी को कमजोर करने वाली बात नहीं, हमको तो चिंता सिर्फ इस देश के आवाम की है, उसकी एकता की चिंता है। और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है कि वो राहुल गांधी के पास जाएगी तो उसका राजनीतिक आधार जो है वो समाप्त हो जाएगा, ये सब नहीं। उसके विषय में एक तो जो है जो उस पश्चिम बंगाल में जो है हिंसा और माफिया गुंडागर्दी, इसको बंद करे पहले, चुनाव उसने उसको बंद करा। दूसरा कि अच्छा वो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाती है। सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था कि ये यूपी वाला है, ये बिहार वाला है, ये गुजरात वाला है? बताए ना। सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाने वाली ममता बनर्जी बताया है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था कि ये यूपी वाला है, ये बंगाल वाला है, बंगाली है, और ये गुजराती है, ये बिहार वाला है। तो फोटो लगा करके उनके सिद्धांतों की हत्या करना, वो छोड़ना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात कि ये ममता बनर्जी उस कांग्रेस से आई है, उस जेएनपी से आई है, जो कि बराबर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बराबर अपमान किया है। यह ममता बनर्जी उस जेएनपीसी से आई है, उस जेएनपीसी या कांग्रेस से आई है, जिसका नेहरू जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को जो है वो रूसी शासकों से मिलकर के रूस या साइबेरिया के घने जंगलों के जेल में निर्मम यातनाओं के साथ वो हत्या करवाया। तो क्या ये कबूलनामा ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से कर सकती है? जब तक नहीं करेगी तो उसको सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाने का, बैनर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या साजिश किया इस गद्दार नेहरू ने कि एक तो मरवाया, दूसरे उसने एक झूठी कहानी रची कि उनकी मृत्यु जो है, उन्होंने उस साजिश से लोगों का ध्यान हटाने के लिए साजिश रची, एक झूठी कहानी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई। जो हवाई जहाज जो है मैंने टोक्यो या जापान से चला था रंगून या सिंगापुर के लिए, वो विमान दुर्घटना फार्मोसा या ताइवान के पास हुई थी। तो उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इस तरह की एक झूठी कहानी वो रचवाई। इस पर जो है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा वो और उसकी बेटी जो गद्दार इंदिरा गांधी ने जो मुहर लगवाए थे, ताकि देश के लोग उसको सही मानते हुए जो इसकी साजिश जो कि मरवाया था इसने, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस को जो मरवाया था, उस साजिश की ओर देश के लोगों का ध्यान न या किसी का ध्यान न जाए। क्या इसका भी कबूलनामा ममता बनर्जी कम से कम जो है हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के आगे वो करेगी? और इतनी साजिश नहीं, ये यानी अंग्रेजों से मिलकर के, और वो जो था ना माउंटबेटन, जिसको कि इसने गवर्नर जनरल बनवाया था, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल वो अंग्रेज को ही बनवाया, माउंटबेटन को, अपने स्वार्थ के लिए। तो वो माउंटबेटन से मिलकर के
एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाया। ये गद्दार नेहरू जिस दस्तावेज के अनुसार हमारे वो सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज भी इनके लाख कोशिशों के बाद भी हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के दिल में सबसे बड़े राष्ट्रभक्त के सबसे बड़े आदर्श के रूप में आज भी हर एक जनमानस, हमारे भारतीय जनमानस के दिलों में जो है वो इस रूप में वो प्रतिस्थापित है। उस सुभाष चंद्र बोस को ये गद्दार नेहरू माउंटबेटन से मिलकर के वो इस तरह का दस्तावेज बनवाया जो कि उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करता है। और उस दस्तावेज के अनुसार ये व्यवस्था भी उसमें सम्मिलित थी कि यदि वो भारत में पाए जाएं तो भारत सरकार, मतलब कि ये नेहरू की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पकड़ करके ब्रिटेन को सौंपे, ब्रिटेन के हाथों। इतनी बड़ी गद्दारी किया इसने, इस गद्दार नेहरू ने हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। और जब उनको मरवा लिया तो इनके परिवार पर जासूसी भी करवाता रहा वो ये गद्दार नेहरू। सवाल ये उठता है कि ये ममता बनर्जी जो है सुभाष चंद्र बोस का जो फोटो बैनर लगाती है अपने पीछे कभी कभी जब उसको जरूरत होती है, क्या इन सब बातों का कबूलनामा जो है हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के आगे वो करेगी? नहीं करेगी। सिर्फ दगाबाजी करना और धोखा देना अपने देशवासियों के साथ, खास करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस तरह के सवाल जरूर पूछें कि इस तरह के सवाल जरूर पूछें उनसे और टीएमसी वालों से भी कि सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने वाला, उसके साथ साजिश करने वाला जो वो गद्दार नेहरू को गद्दार वो मानेंगे? मान नहीं सकते। उनके दिमाग में घुसा हुआ है नेहरू। तो इस प्रकार के ये सब जो है वो सब नौटंकीबाज है। अरे सिर्फ फोटो लगा लो, ये भगवंत मान और ये केजरीवाल किसकी फोटो लगाते हैं? वो भगत सिंह की और बाबा साहब की। बाबा साहब ने कहा था कि हमारा जो एक जातिवाद समाज होना चाहिए और ये जातिवाद के आधार पर ही जो है वो चुनाव जीतते हैं। जातिवाद में अब तक तो वो था, जातिवाद में क्या ठाकुरवाद है तो ब्राह्मणवाद है तो ओबीसीवाद है, यादववाद है और वो मुसलमानवाद है, ये चल रहा था। लेकिन पहली बार बनियों के आधार पर, हालांकि इन शब्दों को कहने में हमको बड़ा संकोच होता है, लेकिन ये उसके करतूत है। यानी व्यापारिक वर्ग में भी जातिवाद पन पाने वाला जो कि अब तक नहीं था, इसी ने किया केजरीवाल। तो बहुत घटिया किस्म का ये जातिवादी है। और फोटो लगाता है वो बाबा साहब का। और बाबा साहब ने के सहयोग से जो संविधान बना था वो कहता है कि हम भारत के लोग, अब करता है जातिवाद। और दूसरी ओर ये फोटो लगाता है भगत सिंह का। भगत सिंह ने अपनी जान दे करके इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद भी कराया और एकता का संदेश भी दिया कि हम सभी भारतीय हैं। और उन्होंने जितने भी इस तरह के मैंने समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और इसी तरह से आधार पर जो विखंडन करते हैं, सत्ता हत्यानिक साजिश करते हैं, उसको हमारे भगत सिंह ने उसको जो है वो जो है काले अंग्रेज बोला था। तो जो शख्स जो है ये केजरीवाल जो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाला उस भगत सिंह का फोटो लगाता है जो इस देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए, आजादी के लिए अपनी जान दी थी।
तो ये पाखंड देखिए ना, हमारे आदरणीय भारतीय बाबा ने इस गद्दार केजरीवाल का या उसका जो साथी है भगवंत मान, जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब का, इन सबों का पाखंड तो देखिए ना कि हमारे भगत सिंह इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। हाँ, वो फोटो लगाता है कौन कि जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका साथ देने वाला। तो इस तरह के जो है जो फोटो लगाने वाले जो है, इनको ठीक से पहचाने हमारे। और यही नहीं, वो खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थक, मैंने देश का इतना बड़ा गद्दार दुश्मन जो है, जब वो भगत सिंह का फोटो लगाता है। और यही नहीं, इसी तरह से इनकी मानसिकता को बढ़ी जो है, जब इसने कन्हैया कुमार ने जब लगाया नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। शशि थरूर ऐसा गद्दार कह रहा है कि ये कन्हैया कुमार जो है वो भगत सिंह की तरह है। तो ऐसे गद्दार जो है वो बैठे, वो एमपी बन के बैठे हुए हैं इस पार्लियामेंट में। तो ये गद्दारी भी करते हैं, देश के साथ दुश्मनी भी करते हैं, और हर घिनौनी बस फोटो लगाते हैं। तो माने देश के साथ जो है छल करना, कपट करना, फोटो लगाना, ये इसी तरह से है। जो वो कट्टरवादी हैं वो हिंदू सनातन के, वो प्रभु राम का फोटो लगाएंगे और प्रभु राम के हर एक आदेश की हत्या करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपना हृदय परिवर्तन करती हैं या नहीं करती हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी मैंने जिसको कहने कि नमक की अदायगी जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी प्रति वो हिंसा का वातावरण, उसी प्रति माफिया का वातावरण, इसके बाद गुंडागर्दी का वातावरण को छोड़ करके जो है कुछ ऐसा काम करें कि जो है हमारी आवाम को, जो हमारे जो पश्चिम बंगाल में रहने वाली जो हमारी भारतीय आवाम को कुछ सुकून मिले, कुछ राहत मिले। लालीपाप से कुछ नहीं हो, सुना है कुछ लालीपाप वो बांटती रहती है। माहौल लो ना। एक तो जो है मुसलमान कहना छोड़ो, वो सभी हमारे भारतीय भाई बहन है, सिर्फ आस्था उनकी इस्लाम की है। इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल उनको उस तबके को अपना भारतीय भाई बहन मानता है। बस यही कहता है कि भाई उनकी आस्था इस्लाम की है, इसलिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये उनके लिए संबोधन है। तो बीजेपी शुद्धतः जो है ये सत्ता का वो सत्ता का सौदागर बन गई है, ट्रेडर सत्ता का। और उस सत्ता के सौदागरी में वो जो है हिंदू सनातन या हिंदुत्व का घालमेल राजनीतिक और सामाजिक जीवन में वो लाने की एक दुष्चक्र वो चलाती है। और इसी मानसिकता में फंसाए हुए हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि जो इस तरह का जो यहाँ दुष्चक्र चला रही है वही राष्ट्रवाद है। जबकि उसके राष्ट्रवाद की असलियत जो भारतीय जनता दल बता रहा है बाद में कि इनके राष्ट्रवाद का असलियत ये है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको जो है हर तरह से उनकी रक्षा करना। अब ये समझ जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को भी आ गई है। वो उनकी भी टिप्पणियां आ रही है। अरे बताइए कि राष्ट्रीय दिवस के दिन ये हमारे दिल्ली पुलिस के 4 से लेकर 5 से मैंने वो जवानों को घायल करवा दिया मोदी ने। इन
आतंकवादी और देश विरोधी तत्वों के द्वारा, और पूरा मौका दिलवाया कि ये आतंकवादी जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके और हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकवादी झंडा लगाए। और इस तरह की घोषणा जो है वो पतवंत सिंह पन्नू जो है बहुत पहले कर चुका था कि जो भी लाल किले पर खालिस्तानी आतंकवादी झंडा लगाएगा उसको वो $1 लाख देगा। इस तरह का जो घिनौना जो अवसर दिया ये मोदी महोदय ने, देश को शर्मसार किया और देश को इस शर्मसार पर न तो मोदी जी को ला जाए न तो बीजेपी वालों को ला जाए। और इतने घिनौने यानी कुकृत्य जो इन सबों ने किया, मैंने ये जेएनपीसी वालों ने और भी जो देश विरोधी ताकतें चाहे वाम दल और भी है और आतंकवादियों ने, तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक हमको याद नहीं कि राज्यसभा था कि लोकसभा था, सरेआम मोदी महोदय कर रहे हैं, यानी जिनके जरिए मोदी जी ने जो है देश को शर्मसार करवाया, यही जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चार्लर चौकड़ी या सोनिया राहुल या वामपंथी या और भी इस तरह से जो देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी ताकतें, तो आतंकवादी ताकतें तो इन सबों के पीछे ही थी, मैंने जेएनपीसी और वामपंथियों के पीछे ही थी। तो जेएनपीसी और वामपंथियों के लिए और इस तरह के और भी जो दल हैं उनके लिए मोदी जी एक तो शर्मसार किया देश को, और इनको लाज भी नहीं आई, न लाज जो है बीजेपी वालों को आई, और ऊपर से कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए, जब तक मोदी है तब तक आप अब इस तरह की जो है देश को शर्मसार करने वाली जो है कारनामे आप करते रहिए। तो इनको ठीक से समझिए, मोदी महोदय और बीजेपी वालों को। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।